खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ अपनी पहली दो तरफा मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने कई तरजीही उमूर बशमूल कोविड-19 और मौसमियाती तब्दीली, तिजारत और इंडो पैसिफिक पर तबादला ख्याल किया। मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान जारी किया गया है, जिसमें दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई का अहद के अलावा 26/11 दहशतगर्दाना हमले के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया गया है। मुश्तरका बयान में सरहद पार दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से भी मुश्तरका बयान में इस बात को यकीनी बनाने की बात कही गई है कि अफगान सरजमी को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाना और अफगान आवाम के इंसानी हुकूक की हिफाजत शामिल है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात और क्वाड समिट में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क रवाना हुए। हिंदुस्तान यूएनजीए में अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के यूएनजीए में जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान का जवाब देगा। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अमली तौर पर खिताब करते हुए मसला कश्मीर को उठाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अमन चाहता है और जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू कश्मीर के हल पर मुनहसर है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दों को पनाह और मदद फराहम करने की पॉलिसी है। पाकिस्तान दुनिया भर में एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो खुलेआम दहशतगर्दी की मदद, तरबियत और माली मावनत करता है। हिंदुस्तान ने कहा कि यूएनजीए से अपने खिताब में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी का दिफा करते हुए नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने आग बुझाने के बजाय आग लगाई है। हिंदुस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाका खाली करना होगा। वहीं पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के नए काबीना में वज़रा के इंतखाब के हवाले से कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की। काबीना की तश्कील के चैलेंजेस से निपटने के लिए दिल्ली में जुम्मे के देर रात तक एक तवील मीटिंग जारी रही। ज़राए के मुताबिक चन्नी की काबीना में शामिल होने वाले वज़रा के नामों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पंजाब काबीना को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मीटिंग राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर हुई थी ताकि काबीना की तौसी पर गौर किया जाए। इस मीटिंग में पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन मौजूद थे। जराये के मुताबिक चन्नी की काबीना फहरिस्त में अमरिंदर सिंह के करीबी समझे जाने वाले वज़राओं को जगह नहीं दी गई है। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के मुताबिक उन्होंने काबीना में तौसी के लिए आज गवर्नर से मुलाकात की है और कल शाम 4:30 बजे काबीना की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद की गई। दिल्ली में मरकजी वजीर कॉर्पोरेशन अमित शाह ने वजारत की पहली कॉपरेटिव कॉन्फ्रेंस से आज खिताब किया। पूरे दुनिया से कॉपरेटिव सेक्टर से वाबस्ता लोग बशमूल पूरे मुल्क से 2000 से ज्यादा कॉपरेटिव नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे, हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉपरेटिव वजारत तश्कील दी है और वजारत की बागडोर अमित शाह को सौंपी गई है। कॉपरेशन वजारत का बुनियादी उसूल ताउन से खुशहाली है, जो मुल्क में कॉपरेटिव तहरीक को मजबूत बनाना और कॉपरेटिव्स के लिए कारोबार में आसानी के अमल को हमवार करने के लिए कायम किया गया है। प्राथमिकता दी है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के अंदर सहकारिता आंदोलन को प्रमुख स्थान दिया है और इसीलिए सहकार से समृद्धि का मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सम विकास होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शीय होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए, विकास के मॉडल के अंदर सबको छूने की ताकत होनी चाहिए और विकास का मॉडल सबको समाहित करने की बाहें फैलाकर खड़ा हुआ मॉडल होना चाहिए और वो कोऑपरेटिव के अलावे संभव नहीं है। इसीलिए कोऑपरेटिव मंत्रालय की रचना की गई। चीनी मिलों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कई जगह हमारे त्रिस्तरीय एग्रीकल्चर फाइनेंस के ढांचे को डिस्टर्ब करने की भी बात हो रही है। मैं इन सब में बहुत अभी कुछ स्पष्टता से इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विचार चल रहा है, सबसे चर्चा भी करना है।
परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या आप जरूर मुझे लिख कर भेजिए, जरूर लिख कर भेजिए। छोटी से छोटी चिट्ठी को मैं ध्यान से पढ़कर इस पर उचित निर्णय करूंगा, मगर लिख कर नहीं भेजेंगे तो भी मैं सामने से संपर्क कर आपकी तकलीफों को समझकर उसके निवारण के लिए प्रोएक्टिव रहूंगा। और ये मोदी जी की इच्छा है, देश का प्रधानमंत्री जी का ये मन की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता के माध्यम से हर परिवार को समृद्ध बनाना और हर समृद्ध हुए परिवार के संपुट से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकार से समृद्धि के मंत्र का रहस्य है। और हमें इसमें मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जुराइम और हुजूमी तशद्दुद के मामले को लेकर संयुक्त मोर्चा के जरिए भोपाल में धरना दिया जा रहा है। ये पहला मौका है जब बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर सभी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। कांग्रेस के साथ धरने में एनसीपी, सीपीआई और सीपीएम के कारकुनान भी शामिल हैं। भोपाल नीलम पार्क में जारी धरने में सभी पार्टियों के कारकुनान ने हुकूमत पर अवामी मसाइल के हल करने में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, पहली बार मध्य प्रदेश में सारी पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं मरकजी हुकूमत और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ। मेहताब आलम, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? साहब, हम बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सभी संयुक्त पार्टियों ने जो है एहतजाज रखा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम पार्टी, कांग्रेस के साथ सीपीआई, एनसीपी और दूसरी पार्टियां यहाँ पे जो है मौजूद है। कि आप लोगों ने धरना दिया है, क्या मांगे? देखिए, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। ये संयुक्त विपक्षी दल का धरना है और हम यहाँ पर नीलम पार्क पे धरना दे रहे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि कोविड में जो लोग मारे गए हैं उनको सरकार मुआवजा जल्दी से जल्दी तुरंत मुआवजा देने का काम करे। दूसरा, महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम रोजाना सुबह 6 बजे बढ़ जाते हैं। रसोई गैस के दाम रोजाना हर 15 दिन में बढ़ जाते हैं, महीने में 2 बार बढ़ते हैं। रोजगार देने की बात की थी दिल्ली की सरकार ने कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो नहीं दिया। हमारा युवा आज बेरोजगार हो गया है। सीएम ने तो आज भी नई घोषणा कर दी है घर देने की। देखिए, मैं समझता हूं, आपको मेरे से बेहतर आप ज्यादा समझते हैं कि उनकी घोषणा पे हम कितना भरोसा करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत घोषणा करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं का पालन नहीं होता। दुख की बात यह है कि घोषणा करो लेकिन काम भी करना चाहिए, लेकिन काम नहीं करते। कि आज वज़ीर आला शिवराज सिंह के प्रोग्रामों में उन्होंने अपनी कई योजनाएं गिनाई जिनको लेकर बीजेपी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की संकट के कारण भारत फांसीवाद के शिकंजे में फंस चुका है। तो भारत को बचाने के लिए, भारत की सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए, भारत का लोकतंत्र और भारत की स्वाधीनता को बचाने के लिए आज विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। हमारा संघर्ष है कि भाजपा की फांसीवादी सरकार को सत्ता से हटाया जाए और आम जनता की, मेहनत कर जनता की सरकार स्थापित हो। उस देश में संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा हो। इसके लिए आज हम विपक्षी दल एकजुट होकर लामबंद हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इतना जगह साहबा, तमाम जो विपक्षी पार्टियों के लोग जो एक साथ आज जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ, जो सरकार की अवाम मुखालिफ पॉलिसी, उसको खिलाफ धरना दिया जा रहा है। चलिए, तो अब तक तो सिर्फ कांग्रेस ही नजर आती थी, लेकिन आज कई पार्टियां मरकजी हुकूमत के खिलाफ और मध्य प्रदेश हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ इसमें खवातीन की भी खासी तादाद मौजूद नजर आ रही है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं बरसी के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में खराज अकीदत पेश किया। सीएम योगी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए रास्ते और सपनों पर चलकर मरकजी और रियासती सरकार आवाम के भलाई के लिए कोशिश कर रही है और यही वजह है कि मुल्क और रियासत की दुनिया भर में अलग पहचान है।
पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों के दौरान समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं, कहीं न कहीं अंतःकरण में उसकी प्रेरणा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार एक संपन्न व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, उसको केंद्रित करते हुए होना चाहिए। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह सपना साकार हो रहा है। आज गरीब कल्याण मेला अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती पर आयोजित है। सत्रह सितंबर से 6 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक विशिष्ट अभियान लिया है। इस अभियान का नाम दिया है सेवा समर्पण। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा होगा और 7 अक्टूबर की उस तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिवसीय सेवा समर्पण का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की तकरीब के सिलसिले में डल झील पर कल एयर शो मुनक्किद होने वाला है। एयर फोर्सेस स्टेशन श्रीनगर और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एयर शो मुनक्किद किया जा रहा है। इसी ज़िम्न में आज शो की रिहर्सल की गई। कश्मीरी नौजवानों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने की तरगीब देने और सयाहत के फरोग के मकसद से इस शो का इनेकाद किया जा रहा है। जुमे के रोज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2020 के नतायज का ऐलान किया है। कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है जो अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अलावा मुख्तलिफ मरकजी खिदमात में शामिल होंगे। शुभम कुमार आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक ने सरे फहरिस्त, जबकि MANIT भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक जागृति अवस्थी मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली खवातीन उम्मीदवारों में सरे फहरिस्त है। वहीं अकलियती तलबा की बात करें तो सदफ चौधरी ने यूपीएससी में 23वां रैंक हासिल किया है। सदफ का ताल्लुक यूपी के अमरोहा से है। वहीं मुंबई के हज हाउस में हज कमेटी ऑफ इंडिया के जेर एहतमाम चलने वाले यूपीएससी कोचिंग सेंटर के 3 तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। उनमें फैजान अहमद ने 58वां, शहनशाह ने 142वां रैंक और आसिम खान ने 558वां रैंक हासिल किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के कोचिंग सेंटर से यूपीएससी में 14 तलबा व तालबात कामयाब हुए हैं। चलिए, तो यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने वाली सदफ चौधरी से हम सीधे बातचीत करेंगे। सदफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सदफ, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सदफ, मुल्क भर में सभी लोग आपको विश करना चाहते हैं, बहुत सारी मुबारकबाद आपके पास आ रही होंगी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? सबका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सब लोगों की दुआएं थी, थोड़ी मेहनत थी जो मैं आज इस मकाम पर पहुंच पाई हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, तो बेहद खुशी का लम्हा है पूरे फैमिली के लिए, पूरे खानदान के लिए। सदफ, आपका सफर कैसा रहा? कब आपने ये सोचा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है?
सफर तो काफी पहले शुरू हो गया था, बचपन से ही था मन में कि अच्छा कुछ देश के लिए करना है, तैयारी करनी है। बट फिर मैंने इंजीनियरिंग की क्योंकि मुझे पता था सक्सेस रेट बहुत कम होता है, तो वो सब चीजें जो भी थी वो अल्टीमेटली यूपीएससी के लिए ही थी और फाइनली मैं उस चीज को अचीव कर पाई हूँ। तो मुझे अब लग रहा है कि पूरा सफर ही मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है। और अमरोहा का नाम, पूरे अमरोहा जिले का नाम आपने रोशन किया है। आपकी तालीम वहाँ के छोटे से कस्बे जोया से हुई है, तो वहाँ के लोग भी आपकी कामयाबी से काफी खुश हैं। जी जी बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि काफी मुझे जो एक सेंसिटिविटी पार्ट मेरा डेवलप हुआ कि रूरल एरियाज में कैसे काम करना है, विमेन के साथ कैसे काम करना है, वो उसी वजह से आया क्योंकि वो बैकग्राउंड ने मुझे एक ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट करना सिखाया। जी। और जो लोग, चलिए तो सदैव आपको हम सभी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आप मुल्क के लिए बेहतर काम करें, हम यही आप ख्वाहिश जाहिर करते हैं। सदैव हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया हुकूमत और इंतजामिया की कलई खोलने में कलीदी रोल अदा कर रहा है। खुलदाबाद के ताजनापुर गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में लोग नदी में से जनाजा ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने जब ताजनापुर गांव का दौरा किया तो चौंकाने वाले हकायक सामने आए। गांव वालों का कहना है कि लाश की तदफीन के लिए उन्हें 18 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। देखिए हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की ये खुसूसी रिपोर्ट। खुलदाबाद ताल्लुक में वाक़े ताजनापुर गांव की बुजुर्ग शख्सियत बशीर लाल पटेल का इंतकाल हुआ। गांव के लोगों ने मगरिब के बाद ही इनकी तदफीन का फैसला किया, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से मकामी नदी में तो गियानी आई थी और कब्रिस्तान नदी की दूसरी जानिब है, इसलिए गांव के लोगों ने दूसरे दिन सुबह तदफीन करने का फैसला किया। लेकिन सुबह भी नदी के पानी का जोर कम नहीं हुआ, जबकि लाश को 18 घंटे गुजर चुके थे। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए गांव वालों ने नदी में से ही जनाजा ले जाने का फैसला किया। गांव के नौजवानों ने जनाजे को नदी पार करने की जिम्मेदारी ली और इस तरह 18 घंटे बाद बशीर पटेल की तदफीन अमल में आई। हमारे चचा बशीर लाल पटेल, इनका इंतकाल हुआ तो बहुत सारा पानी था नदी को, हम जा नहीं सके। फिर हमने सवेरे मौता रखे तो सवेरे भी कमर तला पानी था। हमने पूरे जवान बच्चे उधर भेजे, कमर तले पानी में से मैयत ले गए। हम सारे जो लोग थे बुजुर्ग लोग सब इधर रोड पे खड़े। ये 20-25 साल से हमको उधर जाने को रास्ता नहीं मिल रहा। जो अंत्य संस्कार की जो जगह है, जो हम उसको कब्रस्तान बोलते हैं, तो वो नदी के उस साइड पे थी और कर बारिश की वजह से उसको नदी में बाढ़ आ गई थी, तो हम उस डेड बॉडी उधर ले नहीं जा सकते क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा था। तो उस रीज़न से हमें वो डेड बॉडी एटलीस्ट 18 आवर्स उसको घर में रहना पड़ा उसको। गांव वालों का कहना है कि पिछली एक दहाई से वो इन मसाइल से दो चार हैं। मसला कब्रिस्तान जाने के लिए पुल के न होने तक महदूद नहीं, बल्कि नदी की दूसरी जानिब गांव के सैकड़ों किसानों की खेती बाड़ी है। मकामी किसान किसी तरह दूर दराज के रास्तों से खेतों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जानवरों को खेतों में ले जाने से कासिर रहते हैं। यही वजह है कि नदी के किनारे ही जानवरों को बांधा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो शेतकरी है या फिर जो किसान भाई है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसी रास्ते से जो इस पार से उस पार जो है तो आना जाना करते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कभी रात में अगर भारी अगर बारिश हो गई तो इस साइड के जो भी लोग हैं वो उस साइड जो है तो जानवरों को चारा या पानी करवाने के लिए इस साइड से उस साइड नहीं जा सकते। मेरी खेती नदी पहले से मेरे जानवर यही बंद है क्योंकि उधर नदी में पानी जाता नहीं आता। ये हाल बहुत दिन से चल रहा है। ताजनापुर की ढांड नदी पर सन 2013 में पुल की तामीर शुरू हुई थी, लेकिन ठेकेदार और हुकूमत के दरमियान मुआवजे को लेकर तनाजा हो गया। ये मामला अदालत तक पहुंचा, जिसकी वजह से ताजनापुर के लोग पिछले 8-10 साल से अदालती लड़ाई में पिस रहे हैं। ताजनापुर के सरपंच का दावा है कि बार बार जिला परिषद से मुतालबे के बावजूद पुल की तामीर का मसला हल नहीं हो रहा है। वायरल वीडियो का असर ये हुआ कि एमपी इम्तियाज जलील ने इस मामले का नोटिस लिया है। वो कोई देखता नहीं उनको। हमने 2-3 बार जिला परिषद को बहुत गार गए, बोलते वो बंदा छे वो होता नहीं करते हो। अब क्या करने वाले हम जिला परिषद तो पंचायत समिति, दूसरा कोई हमको। खासदार इम्तियाज जलील साहब इनके पीए का एक वायरल वीडियो देखने के बाद में उनका एक फ़ोन आया कि भाई क्या समस्या है तुम्हारी। तो कई दिनों से ये रोड का रास्ता, ये खेती का काम बंद गिरा हुआ है और उस पर से पुल का काम था,
और वो बंद करने के बाद में हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के पीए ने बोला कि तुम्हारा ग्राम पंचायत का लेटर हमको ताबड़तोड़ दो, हम इस समस्या तुम्हारी दूर हल करेंगे। रियासत महाराष्ट्र का शुमार मुल्क की तरक्की याफ्ता रियासतों में होता है, लेकिन इसी रियासत के मराठवाड़ा रीजन में किसानों और आम लोगों को किन दुश्वारियों, किन मसाइल का सामना है, नदी में से जनाजा ले जाने का मंजर इसकी मुंह बोलती तस्वीर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुलदाबाद से मोहम्मद अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।